कभी राजतंत्र खराब तो कभी लोकतंत्र खराब। इसी खेल में अपना पड़ोसी मुल्क 2008 से तनावपूर्ण स्थिति में बुरी तरह से जूझ रहा है। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों का मोहभंग क्यों हो रहा है? अगर इस पर नज़र डाली जाए तो ये देखा गया है कि इसके होने के कई प्रमुख कारण शामिल हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अमाले और माओवादी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल के बीच आपसी टकराव और सत्ता की होड़ ने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। ये दल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कुशासन के आरोपों से घिरा हुआ है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 14 सरकारें बदली और कोई भी सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इससे नीति निर्माण और शासन में निरंतरता नहीं रही है। नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आर्थिक विकास की कमी ने सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ाया है। लोग इसे लोकतंत्र की नाकामी मानते हैं। संविधान सभा का गठन साल 2008 में हुआ था, लेकिन नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अमाले और माओवादियों के बीच गहरे मतभेद के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कम हुआ। संघीय शासन कभी मजबूत नहीं हो पाया, जिससे क्षेत्रीय और जातीय असंतोष बढ़ता रहा। सरकार इस असंतोष को दूर करने में नाकाम रही। नेपाल के युवा पारंपरिक राजनीतिक दलों से निराश हो चुके हैं और नई राजनीतिक पार्टियों की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। इन कारणों से लोगों में राजशाही के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है, जिससे कुछ लोग राजतंत्र को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की स्थिरता लाने का एक तरीका मानते हैं। हालांकि राजशाही की वापसी फिलहाल तो संभव नहीं लगती, लेकिन जनता की नाराजगी बनी रहने पर यह आंदोलन आगे भी जारी रह सकता है। हालिया भीषण प्रदर्शन में जानमाल की क्षति हुई है, जिसमें तकरीबन 22 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शन का मुख्य कारण राजशाही की बहाली और देश को दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग है। प्रदर्शनकारी नेपाल में फिर से राजशाही बहाल करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार और अस्थिरता के खिलाफ प्रदर्शनकारी वर्तमान सरकार के खिलाफ है, जिसे वे भ्रष्ट और अस्थिर मानते हैं। कुछ प्रदर्शनकारी अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो संभवतः नेपाल की विदेश नीति या आर्थिक संबंधों के कारण है। प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा और आगजनी भी हुई। काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल है, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार करीब करीब बहुमत से लोकप्रिय होती है, लेकिन ठीक इसके विपरीत इस तरह के प्रदर्शन की अमेरिका के दलालों वापस जाओ, राजतंत्र वापस आओ, मतलब राजा अब तुम वापस आओ। क्यों लोकतंत्र के प्रति ऐसी भावना आम लोगों की बन रही है? ये एक बड़ा सवालिया निशान हमारे पड़ोसी देश के सामने बन रही है, जो एक गंभीर विषय है हम सब के लिए। ये मोटे तौर पर नेपाल के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आकलन है, जो 2008 से अपने उतार चढ़ाव के फेज से गुजर रहा है। फिलहाल नेपाल के युवा सड़कों पर है। सरकार का कहना है कि युवा सोशल मीडिया बैन की वजह से आक्रोशित है, तो वहीं प्रदर्शन कर रहे युवाओं का मानना है कि वह सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर नहीं है, बल्कि वह नेपाल सरकार की नीति और नीति के लागू करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तात्कालीन कारण इस युवा आंदोलन का भले ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, लेकिन युवाओं के अंदर असंतोष काफी लंबे समय से उबल रहा है। माओवादी आंदोलन और उसके बाद राजतंत्र की समाप्ति के बाद युवाओं में यह आशा काफी ज्यादा हो गई कि जो भ्रष्टाचार अब तक था वह खत्म हो जाएगा और देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति का जन्म होगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नेपाल न केवल राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का शिकार हो गया, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई। कोविड में खराब हुई आर्थिक स्थिति में उसके बाद कोई भी सुधार नहीं हुआ। युवाओं का लगातार विदेशों में पलायन होता रहा। अकुशल मजदूरों के साथ विदेशों में होने वाले अमानवीय व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं एक परेशानी नेपाली समाज में थी। महंगाई और बेरोजगारी ने युवाओं को और बेचैन किया।
सबसे बड़ी समस्या यह रही कि नेपाल के 3 बड़े राजनीतिक दल माओवादी, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अमाले नेपाल की समस्याओं को सुलझाने के बजाय सत्ता की कुर्सी के दौड़ में शामिल हो गए। युवाओं ने राजनीतिक दलों को इस असंतोष को कई तरह से बताने का प्रयास किया। सबसे पहले पिछले चुनाव में एक नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन एक टीवी एंकर ने किया और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया। इस पार्टी ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को अपना विशेष मुद्दा बनाया। इसके साथ शहरी युवाओं का एक बड़ा हिस्सा जुड़ गया। यह परिणाम यह दर्शाने के लिए काफ़ी था कि युवाओं का परंपरागत राजनीतिक दलों से मोहभंग हो गया है। लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी के नेता रवि लामेछीने विवादों से घिर गए और युवा इस कारण खुद को ठगा महसूस करने लगे। इसके बाद राजतंत्र समर्थक पार्टियों ने राजा को आगे कर युवाओं को एक नया मंच प्रदान करने का प्रयास किया। गोया कि यह प्रतिक्रियावादी कदम था, लेकिन युवा उस ओर आकर्षित हो रहे थे। कुछ लोग यह कहने लगे कि राजनीतिक पार्टियों में जितना भ्रष्टाचार है उससे तो राजतंत्र ही अच्छा था। इस पूरे प्रकरण के बाद भी राजनीतिक दलों ने कोई सबक नहीं सीखा और सत्ता में बने रहने की दौड़ में शामिल रहे। शायद इन राजनीतिक दलों को यह भ्रम रहा कि देश में हमारा कोई विकल्प ही नहीं है, जिसको युवा इस बार खत्म करने के मूड में लग रहे हैं। युवाओं के इस आंदोलन की प्रेरणा श्रीलंका और बांग्लादेश के युवा हैं। इन दो देशों में जैसे युवाओं ने प्रदर्शन किया, उसका प्रभाव अब नेपाल के युवाओं में भी साफ देखा जा सकता है। इन दोनों देशों में युवाओं ने जिस तरह से सत्ताधारी दल को अपने आंदोलन के जरिए बाहर किया, वह निश्चित तौर पर इन युवाओं की प्रेरणा बनी। पहले 2022 में श्रीलंका और फिर 2024 में बांग्लादेश में युवाओं ने सफलता हासिल की। नेपाल के युवा अपने देश में इस तरह के आंदोलन को देख रहे हैं। इन युवाओं को लगता है कि अगर इन दो देशों में युवा सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा।